तो आज मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड डेरिवेटिव पेपर के अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ रिस्क हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली मेजरमेंट का मतलब मापना होता है, यानी एसेस करना कि किस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, किस इन्वेस्टमेंट के यूनिट के अंतर्गत कितना रिस्क उससे एडेड है, यानी इन्वॉल्व करता है। और उस रिस्क, चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, तो एक्सपेक्टेशन फिर शेयर होल्डर्स का क्या है या इन्वेस्टर्स का क्या है। तो इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसके तुलना में जो रिस्क एसोसिएटेड है वह कितना कॉम्पिटेंट है, ये भी मेजर करना होता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मेजरमेंट के दो दृष्टिकोण हो जाते हैं, है ना, बिहेवियरल व्यूज और एक क्वांटिटेटिव व्यूज, है ना। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग या क्वांटिफाइंग रिस्क को भी हम लोग दो प्रकार से देख सकते हैं। एक मेथड्स अवेलेबल फॉर द बिहेवियरल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल व्यूज एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव व्यूज ऑफ रिस्क मेजरमेंट। तो बिहेवियरल व्यूज के अंतर्गत सेंसिटिविटी एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट वेरिएंस मेथड। आप इस दोनों को अगर समझें तो बिहेवियरल व्यूज का क्या यहाँ तक तात्पर्य है कि जब हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेटा का, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, उसमें से किसी एक अपॉर्चुनिटी को देखें तो तीन प्रकार का सोच हमारा हो सकता है। एक जो कंजर्वेटिव सोच वाले लोग हैं, है ना, तो वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं रिटर्न का असेसमेंट। दूसरा आप देखें तो हाई सोच वाले लोग होते हैं, उनका एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होता है। तो एक निराशावादी कहिए या दूसरा आशावादी कहिए। तो ऑप्टिमिस्टिक का जनरली हाई होता है एक्सपेक्टेशन, और जो पेसिमिस्ट हैं उनका लो। जैसे हम ही लोग बच्चा में देखते होंगे, स्टूडेंट्स लोग एग्ज़ाम दे के आता, पूछा कैसा गया, कितना तक मार्क्स आ जाता है, तो गार्जियन अगर पूछते हैं तो बच्चा जवाब देता है। कुछ बच्चे का सोच होता है कि हाँ अबव 90% आ जाएगा, जबकि उसका कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। और दूसरा बच्चा अगर उसको दिख रहा है कि हाँ उसके अनुसार से 90 मार्क्स एंड अबव आ सकता है, तो वो 80 प्लस में आएगा, ऐसा बताता है। तो दोनों के सोच में फ़र्क है कि हम एक्सपेक्टेशन 80% का रख रहे हैं, सरप्लस आएगा तो गार्जियन बहुत खुश होंगे। एक का सोच है कि आज ही खुश कर डालो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो दोनों का सोच डिफरेंट है। सिमिलरली बिहेवियर जो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न है, उसका जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जिस शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या किए हुए हैं, उसका जो पास्ट रिकॉर्ड्स है उसके आधार पर नॉर्मली अगर हम देखें तो एक कॉमन रेट भी हमको ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो उसको कहते हैं जो मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेशन, यानी आप ज़्यादातर देखे हैं तो उस शेयर होल्डर्स जो पहले से शेयर में पैसा या सिक्योरिटीज में लगाए हुए हैं इन्वेस्टर्स लोग, उनको क्या रिटर्न मिला। तो उस डेटा आधार को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक मॉडल रेट ऑफ रिटर्न हमको दिखता है, तो उसको मोस्ट लाइकली रिटर्न कह सकते हो। और जो एक पेसिमिस्ट सोच वाले हैं उनका जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है, एक जो आप ऑप्टिमिस्टिक सोच है उनका रिटर्न हो सकता है। तो वो तीनों के एक्सपेक्टेशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट और मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, इस दोनों के बीच जो डिफरेंस है, वेरिएशन है, उसके आधार पर जब हम रिस्क को जस्टिफाई करते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी रिस्क क्या कितना हो सकता है, तो वेरिएशन जिसमें जितना अधिक होता है, रेंज लोअर रेट और हायर रेट के बीच जो रेंज है, डिफरेंस है, वेरिएंस है, उसके आधार पर जस्टिफाई करते हैं। तो मान लीजिए 5 ऑप्शन आपके पास है, तो पांचों का हायर और लोअर रेंज के बीच जो वेरिएशन है उसको निकालें, जिसको रेंज कहा जाता है। और जिसका रेंज सबसे ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा होगा, है ना, हायर लो रेंज, वो सबसे ज़्यादा रिस्की अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब आपके कैपेबिलिटी पर, यानी इन्वेस्टर की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क उठाने की क्षमता, एबिलिटी या सोच उसका है, उसका माइंडसेट क्या कहता है, उस अनुसार से अपना डिसीजन ले सकता है। तो बिहेवियर वाइज जो रिस्क है उसकी, इसीलिए इसको बिहेवियरल वाइज कहा गया। अब क्वांटिटेटिव रिस्क में हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ फिगर में जानना चाहते हैं कि रिस्क कितना है इसमें इन्वॉल्व। फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वाला में
चांसेज ऑफ रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, और जिसमें वेरिएबल रिटर्न मिल रहा है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिस्क जब बढ़ता है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाता है। नतीजा उसको क्वांटिफाई करना आवश्यक हो जाता है, ताकि एबिलिटी के अनुसार से जो भी इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क टेकर्स हैं, वो अपना डिसाइड कर सके कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूट करता है ना। तो इस मेथड्स को हम लोग बारी से न्यूमेरिकली एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ए है और दूसरा बी प्लान है। या तो ए एसेट में लगा सकते हो, यानी एक कंपनी के शेयर में, या बी कंपनी के शेयर में, है ना। इनिशियल जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है $10 लाख है दोनों में। यानी मार्केट में अभी आप ए कंपनी का सिर्फ शेयर खरीदना चाहते हो या बी कंपनी का, दोनों में इक्वल अमाउंट फंड का रिक्वायरमेंट है। इनिशियल फंड रिक्वायरमेंट कितना है? 10 लाख रुपीज। आप ए का शेयर सिक्योरिटी कर दो और बी का शेयर सिक्योरिटी कर दो, आपको इतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। रेट ऑफ रिटर्न तो पेसिमिस्टिक आउटकम, यानी हम लोग अपना विचार करते हैं बहुत चीज़ में। अगर मान लीजिए हम बैंक में जमा कर रहे हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं है, 10% हमको बैंक देता है, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आई कैन टेक रिस्क, तो स्वाभाविक है कि बैंक रेट से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे रिटर्न का। तब भी आपने एक मिनिमम रहा कि बैंक से 2% भी बढ़ के दे देवे, या बैंक का रेट अभी करंट रेट सपोज कीजिए 7% है, तो आपने सोचा अगर 10% भी रिटर्न आ जाता है इस इन्वेस्टमेंट में तो हम फायदे में रहेंगे, इतना रिस्क तो हम अभी ले ही सकते हैं। तो आपने निराशावादी सोच रखा और 10% रेट ऑफ रिटर्न सोचा, जबकि बी जो ऑप्शन है उस इन्वेस्टमेंट में 6%। अब आप मोस्ट लाइकली जो आप पीछे देखते आए हैं वो जो पास्ट रिकॉर्ड से जो आपने ऑब्जर्व किया उसका रिजल्ट आया कि इसमें नॉर्मली 12% दोनों प्रकार के ए और बी में है रेट ऑफ रिटर्न। जो विगत 4-5 साल का जब ऑब्जर्व किया रेट तो ज़्यादातर 12% के आसपास रहा। उसके बाद आप बहुत अच्छे स्थिति के बारे में सोच रहे हो कि सारा इकोनॉमिक जो सर्कमस्टांसेज है वह इसी तरह फेवरेबल रहेगा, और फेवरेबल रहने की वजह से आपका रेट ऑफ रिटर्न 15% हो जाएगा, है ना। और इसमें आपने सोचा 18% होगा, ऐसा दिख रहा है। करंट जो पोजीशन है दोनों सिक्योरिटी का वो बता रहा है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे आज ग्रो कर रहा है ओवरऑल इकोनॉमिक कंट्री साइड का, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी जो सजेस्ट कर रहा है एंड अदर इन्वायरमेंट, वो इसके रेट ऑफ रिटर्न को मैक्सिमम 15% तक जा सकता है, और इसमें 18% की संभावना है। ऐसा फीचर है अपने इन्वेस्टमेंट्स का। तो अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इज इक्वल टू होता है हायर रेट ऑफ रिटर्न माइनस लोएस्ट हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न और लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आप गौर करें तो इसमें लोएस्ट रेट क्या है? 10%। हाईएस्ट क्या है? तो ए की दशा में हो जाएगा 15% अब माइनस 10%, अर्थात इज इक्वल टू 5%। और इसमें वेरिएंस देखिए रेट में क्या है, मैक्सिमम है 18% और माइनस
6% लोएस्ट रेट है, यानी इसका वेरिएशन जो जा रहा है वो 6% से 18% के बीच में वेरी कर रहा है। तो इसका वेरिएशन आ गया आपको 12%। तो इसमें रेंज जो है वेरिएशन का इसके तुलना में कम है, यानी वेरिएशन जिसमें कम हो, वेरिएबिलिटी जिस रिटर्न में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रिटर्न में कम हो वो कम रिस्की होता है, और जिसमें वेरिएशन फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है तो उसमें लॉस की संभावना अधिक होती है। तो ज़्यादा रिस्की कौन हो गया? तो एज अगर हम डिसीजन के तौर पर देखें, है ना, तो एसेट ए को हम प्रेफर करेंगे, बी को इग्नोर करेंगे, यानी बेहतर सोचेंगे कि ए एसेट में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन अगर आप हाईएस्ट रिस्क टेकर हो, बोनाफाइड इन्वेस्टर हो, एंड आपके पास सरप्लस फंड है, थोड़ा बहुत लॉस होगा भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो आप आराम से जा सकते हो 12% वेरिएशन वाले रेंज में। लेकिन एक मॉडरेट जो मीडियम कैटेगरी का जो इन्वेस्टर्स है, जो बैंक रेट से थोड़ा बहुत भी ज़्यादा मिल रहे उसमें संतुष्ट रहने वाला है, तो वो मिनिमम वेरिएशन वाला रेंज वाला में जाएगा। तो इस तरह से अपने सोच के अनुसार से, अपनी एबिलिटी के अनुसार से आप डिसाइड कर सकते हो कि दोनों अवेलेबल में कौन आपके लिए बेस्ट सूटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओके, ठीक से बताए? अब सेकेंड मेथड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। प्रोबेबिलिटी तो आप लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक में देखा होगा, प्रोबेबिलिटी का कैसे कैलकुलेट होता है। संभावना, अभी हमने देखा कि जो आउटकम था उसमें वेरिएंस कम था, है ना, लेकिन अब अगर आउटकम ज़्यादा हो या एसेट्स के साइज में फ़र्क हो, उसके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में बहुत ज़्यादा वेरिएंस हो, तो उस दशा में आप या कोई सोच रहा है जो आउटकम ले रहा है उसके पूरा खरा उतरने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो पॉसिबिलिटी के वेटेज को ध्यान में रखते हुए तब हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए एक आइडियल, उस तक पहुंचते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में एक मान्यता है कि सारे जो आउटकम्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी का सम अप, जब उसको समेशन करते हैं तो 0 से 1 के बीच मैक्सिमम 1 होता है। सम अप समेशन 1 होता है, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबिलिटी जो है वह 0 से 1 के बीच ही होगा। तो टोटल आउटकम का प्रोबेबिलिटी का सम अप 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा ना 1 से कम होगा, और सारे इंडिविजुअल आउटकम का जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 1 बट मोर देन 0, है ना, निगेटिव नहीं होगा। जैसे 5 बॉल्स है, उसमें रेड बॉल की संख्या 3 है, तो उसको 5 में से 3 अगर हाथ डाल करके अगर हम निकालते हैं तो रेड वाले का कितना पॉसिबिलिटी होगा, प्रोबेबल है कि रेड ही निकलेगा, तो इसकी संभावना अगर 3 होता है तो इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो 60% हुआ, तो 60% हुआ, तो 60% को आप 100 से डिवाइड करो तो 0.6 आता है, तो एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0.6 हुआ। फिर वाइट कलर का अगर एक बल्ब है, 2 बॉल है, तो 3, 2, 5, तो उसकी संभावना क्या हो जाएगा 2/5, यानी 40% होगा, तो 0.4 होगा। तो 60.6 प्लस 0.4 दोनों को ऐड कीजिए तो क्या होता है 1 होता है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या हुआ 1 हुआ, ना 1 से कम हुआ ना 1 से ज़्यादा। अगर इसी एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल को अगर हम ले लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चूँकि रेंज एनालिसिस उस समय इनकम्पिटेंट या इनपरफेक्ट माना जाता है जिस वक्त जब दोनों सेट्स जो जिसके बीच से चुनाव करना अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ऑप्शन जो है उसके साइज में और एक्सपेक्टेड रिटर्न के साइज में और इन्वेस्टमेंट के साइज में दोनों में डिफरेंस हो जाए तो रेंज एनालिसिस सूटेबल नहीं होता, उसमें एक्यूरेसी का अभाव हो जाता है। इसलिए कभी कभार डिसीजन करने में चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड जैसा कि मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि हमने जो आउटकम लिया
उसकी संभावना कितना होने का है। तो आउटकम निकाला ही जाता है जो सर्कमस्टांसेस जो फॉरकास्ट किया जा रहा है उसके आधार पर, जो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसमें तो वेरिएशन आना है। तो उस वेरिएशन में हमने माना कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा इन्वायरमेंटल तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं रिटर्न का। लेकिन वो वेरिएशन जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं, जैसे अभी मानसून का अनुमान लगाया गया कि बड़ा अच्छा बारिश होगी, और हो सकता है अनुमान से ज़्यादा बारिश हो जाए, तो क्या फसल पे हमारे कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आउटकम क्या होगा, जो सोच रहे हैं वो नहीं भी हो सकता है, और हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से कम बारिश हो। तो इस तरह के डिफरेंट सिचुएशंस को हमने बताया। तो ऐसे में आउटकम डिफरेंट भी आ सकता है और उसकी पॉसिबिलिटी क्या है इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, तब उसमें एक्यूरेसी अधिक होगा। तो इसीलिए रेंज एनालिसिस के इसी कमी को, जिसमें पॉसिबिलिटी का ख्याल नहीं रखा गया, प्रोबेबिलिटी का, कि जो एक्सपेक्टेशन चाहे वो पेसिमिस्ट ने किया हो या ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो या मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेशन हो, तीनों प्रकार के एक्सपेक्टेशन को खरा उतरने की संभावना क्या है टोटल आउटकम में, है ना। तो इसी वजह से उस कमी को दूर करने के लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंतर्गत हम प्रोबेबिलिटी से हर एक आउटकम रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न के रूप में है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है प्रोबेबिलिटी का। सपोज कीजिए आपने 10% के होने की संभावना देखा, तो प्रोबेबिलिटी 3 का ही है, तो 3 का तो प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो मिला के 1 के बराबर होता है, जैसा अभी मैंने बताया। ये 1 ही घटना को खरा उतरने की संभावना जो है 10% का कितना है, तो 10% इंटू 0.25 यानी लगभग 2.5% के आसपास है। और फिर अब 12% का होने की संभावना तो 6% का, और इसका 3.5। फॉर्मूला के तौर पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू PI इंटू RI, समेशन ऑफ PI इंटू RI व्हेन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज n, यहाँ पे 10 आउटकम भी हो सकता है, 25 भी हो, 100 भी हो सकता है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी जिस रेट को ज़्यादा तरजीह दिया जाना चाहिए, जो मोस्ट लाइकली जो होगा उसमें एक्यूरेसी आ जाए, इसीलिए प्रोबेबिलिटी से उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिसकी पॉसिबिलिटी कम है वो तो ऐसे ही छिड़ जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी अधिक होगी इसीलिए वेटेज से गुना किया जाता है, ताकि वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी के वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक्यूरेसी आवे एवरेजिंग में। तो इसको पिछले एग्जाम्पल के आधार पे अगर हम देखें तो 3 आउटकम था, उसका रेट ऑफ रिटर्न 10, 12 एंड 14% ए एसेट का था, और प्रोबेबिलिटी 0.25, 0.5 और प्रोबेबिलिटी फंड का जो कैलकुलेशन हमने बताया उस आधार पे किया गया। तो 0.25, 0.5 जो प्रोबेबिलिटी वेटेज दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5, 6.00 एंड 3.50। अब इसको मल्टीप्लाई करें बी एसेट का तो 1.5 अबाउट 6 एंड इज 4.50। अब दोनों का समेशन PI इंटू R का समेशन करना है, तो PI इंटू R है, इसको समेशन करें तो 6 4 10 1 11 12 आता है, और इसका क्या आता है, ये भी 12 आया। Expected rate of return is equal to, therefore ER is equal to 12%। अब जब एक्चुअल रेट आएगा, जब परफॉर्मेंस रेट आएगा, तो फिर इसके साथ आप कंपेयर करके देख सकते हो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है उससे एक्चुअली कितना ज़्यादा या कम मिला, फिर आप उसके वेरिएशन के बारे में सोच सकते हो। अकॉर्डिंग टू जो सर्कमस्टांसेस जो ऑब्जर्व किया गया, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड अदर इन्वायरमेंट, बोथ इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में जो पॉसिबिलिटी था आउटकम का, उसके आधार पर उसके वेट को ध्यान में रखते हुए। तो आज के लिए इतना ही, 2 मेथड वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।